हाँ भाई, हाँ टॉपिक पढ़ा दिया ना, वही टॉपिक है वो। क्यों कराए थे ना, पढ़ाने जैसा कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी। मतलब एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई बताया था ना उसमें। हाँ वही है हाइपोथेटिक। अब समझो, ये सब चीजें भी तुमने पढ़ रखी होंगी, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। केमिस्ट्री, एक न्यूक्लियस था, इसके चारों तरफ शेल वन, शेल टू, शेल थ्री ऐसे चल रहा था। के कुछ नाम भी थे, के, एल, एम, एन ऐसे चलता आ रहा है। क्या एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री नाम दे दो। हर शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जैसे इसमें पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी होती है, बोलो। यही होता है फॉर्मूला। जेड की वैल्यू वन, एन की वैल्यू वन। हाइड्रोजन की बात कर लेता हूँ सबसे पहले, किसकी बात कर लेता हूँ, हाइड्रोजन एटम। अब बोर मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर्स के लिए ही लगता है, इसीलिए लिथियम के लिए नहीं लगेगा, लिथियम प्लस टू के लिए लग जाएगा। ठीक है, लिथियम तो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हाइड्रोजन थोड़ी हुआ, हाइड्रोजन जैसा थोड़ी हुआ लिथियम। लेकिन अगर लिथियम प्लस टू कर दूं तो दो इलेक्ट्रॉन उसमें से क्या हो गए, बाहर आ गए, अब वो हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। मतलब वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके लिए बोर मॉडल लग। यार हमें तो क्या करना, लगे हम तो लगा ही देंगे। वन है, T2 कितना आएगा, जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, कितना होता है ये, 0.4 हो गया क्या। हाँ, चला, बस कुछ नहीं, एन इक्वल टू टू छाप दिया। -13.6 जेड स्क्वायर बाय थर्ड शेल में जो होगा उसकी कितनी, नाइन, कितना होता है ये, नाइन, फाइव, माइनस, नाइन वन जा नाइन, हो गया, नाइन फाइव जा 45, -1.56 होता है क्या, 1.51, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं सारे तो लिख नहीं सकता, लिख भी चाहूँ तो लिख बहुत टाइम लग जाएगा लिखते, लेकिन मुझे कुछ याद रखने पड़ेंगे अपनी सब। नहीं याद रखना पड़ेगा तो निकालना पड़ेगा, एक और निकाल लो चाहो तो। हाँ, बताओ कितना होता होगा, काम करो ना, अब करो, बाद में एक 136 को कितना होगा, 0.8 होता है क्या, कैलकुलेटर से कर लो यार, एग्जैक्ट बताऊँ, 0.84, ये पूरा, पूरी वैल्यू, पॉइंट, ध्यान दो अब और नहीं लिख रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी है या इस इलेक्ट्रॉन के पास, किस इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी, सिंपल सा सवाल है मेरे तो, वन पे या टू पे। देखो एन इक्वल टू वन वाले पे एनर्जी ज्यादा है या एन इक्वल टू टू वाले पे एनर्जी ज्यादा है, मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया पोटेंशियल काइनेटिक। एन इक्वल टू टू वाले पे एनर्जी ज्यादा है, कितने लोग कह रहे हैं ऐसा, एन इक्वल टू टू वाले पे एनर्जी ज्यादा, हाँ एन इक्वल टू टू वाले पे ज्यादा, भाई इसकी एनर्जी ज्यादा है एन इक्वल टू टू वाले की, क्यों ज्यादा है, दोनों में साफ साफ दिख रहा है, या तो तुम मैथमेटिक्स देखो, यही बड़ा नंबर है, नेगेटिव साइन भी तो लगा है। तो ऊपर जाता जाता हूं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है। नीचे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, केमिस्ट्री के लॉजिक से ही बता सकता हूं मैं किसकी एनर्जी ज्यादा थी। केमिस्ट्री में अंदर वाला इलेक्ट्रॉन आसान है निकालना या बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसान, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा होगी, वो अनस्टेबल होगा, की एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या होता है, अनस्टेबल। तो बाहर वाले अनस्टेबल है, इसीलिए तो सबसे पहले कौन से निकलते हैं, बाहर वाले निकलते हैं, तो बाहर एनर्जी ज्यादा है। तो अगर मुझे n इक्वल टू वन से, ध्यान देना, n इक्वल टू वन से इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू टू में पहुंचाना है, तो देनी पड़ेगी एनर्जी या लेनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी,
देनी पड़ेगी। पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ घूमना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, आ रहा है? तो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी देने का तरीका क्या है, मैं इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन डाल दूं, इतनी एनर्जी का, एग्जैक्ट इतनी एनर्जी का, इतने गैप की एनर्जी का। ये दोनों का बीच का गैप कितना है मुझे बताना जरा। 10.2 तो नहीं है कहीं, रटा सा लग रहा है, देखना माइनस करना। ठीक है? हाँ हाँ, 10.2 है ना गैप। मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहां पहुंचाना है तो तुम्हें इसके ऊपर क्या डालना पड़ेगा, एक फोटोन। और वो फोटोन कितनी एनर्जी का होना चाहिए, 10 पॉइंट इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पहुंच जाएगा, n=1 से कहां पहुंच जाएगा। ऐसा ही प्रोसेस उल्टा होता अगर तो n=2 से n=1 में आता है इलेक्ट्रॉन, तो क्या करते हैं, n=2 से n=1 में, मतलब तो देनी पड़ेगी एनर्जी या निकलेगी बाहर, निकलेगी बाहर। जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा उसको एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, मतलब एक फोटोन रिलीज करना पड़ेगा, वो भी कितनी एनर्जी का एग्जैक्ट। तो यहां से यहां जाना है तो 10.2 एनर्जी चाहिए, ऊपर से नीचे आएगा तो 10.2 एनर्जी का रिलीज करेगा। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा इसने फोटोन रिलीज किया। फोटोन रिलीज करेगा कुछ एनर्जी का, तो वेवलेंथ होगी, वो वेवलेंथ विजिबल में होगी। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये वेवलेंथ कितनी होगी, कोई पता लगा सकता है क्या, लगा सकता है यार लोग, फॉर्मूला बताओ कितनी होगी, लगभग कितनी हो गई। मान लो इसको 10 मान लो, 10 मान लो, 1240 एंगस्ट्रॉम। किसमें आती, किस रेंज में आती होगी, क्या विजिबल में आती है ये, नहीं आती ना विजुअल में। अगर विजुअल में आती होती तो हमें दिख जाती। तो हम जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता तो एक कलर जो निकलते वो हमको दिखते, येलो, ग्रीन। लेकिन अगर ये इंफ्रारेड हुई या अल्ट्रावायलेट हुई तो हमें नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हमारे पास इंफ्रारेड डिटेक्टर्स हुए, यही आ रहा है, मतलब पता तो लगाया जा सकता है इतनी टेक्निक। तो इलेक्ट्रॉन जब भी, इसको बोलते हैं हम एक्साइटेशन, क्या बोलते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी। एनर्जी फोटोन के फॉर्म में ही लेगा और फोटोन के फॉर्म में ही। अच्छा, अगर तुमने 10.2 नहीं दी, 10.25 दे दी, तो भी यहीं जाएगा या कहीं और जाएगा, कल तो सवाल है। थोड़ा सा केमिस्ट्री में है वही चीज, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैं बोल रहा हूँ अब n=3 है ये, है ना। अच्छा, n=1 से n=3 तक जाना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 1 से 3 जाना है, जरा डिफरेंस करना। 13.6 में से 1.51 माइनस कर, 0.51 हो गया ये, हाँ 12.09। ये गैप कितना है, कुछ कुछ याद रखोगे तो थोड़ा सा फायदा होगा, वरना वहां निकालना पड़ेगा। 10.2, 12.09। ठीक है, अगर तुम्हें 1 से 3rd में पहुंचाना है तो कितनी चाहिए, 12.0। अगर तुमने एग्जैक्ट इतनी ही एनर्जी दी जितनी यहां से यहां जाने में चाहिए, तो यहां पहुंच जाएगा। तो तुमने 11 दे दिया, अब बताओ मुझे कहां जाएगा, पे चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, ये 11 दे दी, 2 पे चला जाएगा। लेकिन 2 पे जाने के लिए तो 10.2 चाहिए। बेसिक बेसिक सवाल है बहुत, सिंपल सी चीज है। 2 पे जाने के लिए तो 10.2 चाहिए एनर्जी, तो 11 दे दी, 11 दे दी। बाकी एनर्जी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी है ना। वो इलेक्ट्रॉन जो पहुंच गया है 2 पे, वो अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज कर ले। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो 2 में फिक्स है, फिक्स है तो डाली थी, नहीं है फिक्स, नहीं चल रहा। और कितनी है मैं बता रहा हूँ, इतनी तो है काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और मॉडल में निकाला था ना, वो वाले की टोटल एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास लिखी हुई है, नहीं है, माइनस 3.4। मतलब 2 में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उसके उसके पास पक्का काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 3.4 से ज्यादा हुई तो 2 में नहीं हो पाएगा। मतलब तुमने अगर 11 डाली, 10.2 जाने में यूज हो गई, 0.8 घूमने में यूज हो गई, ऐसा नहीं बोल सकते। तो पहुंच गया, घूमे गई वो तो, ऐसा थोड़ी है। और जो बची हुई एनर्जी है वो स्पीड बढ़ा देगी इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं, समस्या क्या है, एग्जैक्ट 10.2 दोगे तो ही वो n इक्वल टू 2 में पहुंचेगा। तुमने 10.2 से थोड़ी भी ज्यादा दी, थोड़ी भी कम दी, तो क्या हवा में रह जाएगा? हवा है ना बीच में, ये हवा है क्या? हवा नहीं है भाई, ये इसमें भी ऑर्बिट्स हैं बहुत सारे। एन तुमने देखो ऐसे समझो, 10.2 से थोड़ी भी ज्यादा दी, इसको पहुंचना यहाँ था, पहुंचा ये यहाँ, लेकिन यहाँ पहुंच नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो कोई ऑर्बिट नहीं है, ऐसे फील करो। तो इसको वापस कहाँ आना पड़ेगा, ये समझ में आया? वापस कहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाए। तो हो कैसे रहा है ये प्रोसेस, मैं समझाता हूँ। ये प्रोसेस ऐसे हो रहा है, ध्यान दें सब लोग। फोटो बताए तुम, फोटो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे घूम रहा था बेचारा, बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं देखो, बहुत सारे हैं ना, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, तुमने इसको एनर्जी दी 10.2, कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचता है, ऐसे जंप थोड़ी लेता है, घूमते घूमते स्पीड बढ़ाते हुए, जैसे सैटेलाइट, सैटेलाइट जो घूमती है वैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते कैसे, मैंने बताया था ग्रेविटेशन में, सैटेलाइट कैसे दूसरे प्लेनेट वगैरह पहुंचती है, बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे पहुंच, ऐसे थोड़ी सीधे फिल्म थोड़ी चल रही है, एवेंजर्स वगैरह देख, ऐसे चला देते हैं, ऐसे चल जाए, वैसे अपना रेडियस बढ़ाती है वो चीज धीरे धीरे, रेडियस बढ़ेगी तो क्या होगा, धीरे धीरे कभी तो उस ऑर्बिट में पहुंचेगी जिस ऑर्बिट में तुम्हें पहुंचाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन का नेचर भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब तुम्हें यहां से यहां पहुंचाना है तो वो ऐसे चला, फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते हुए। अब ये मत बोलना बहुत टाइम लग जाएगा, पहुंच जाएगा। लेकिन अगर तुमने 10.2 से ज्यादा दे दी तो कहाँ पहुंचेगा, यहाँ कहीं पहुंचेगा। अब यहाँ पहुंचने के बाद उसको पता चला यहाँ तो मैं स्टेबल ही नहीं हूँ, कोई ऑर्बिट ही नहीं है यहाँ, तो वापस वो कहाँ गिर जाएगा, n = 1 में आ जाएगा। अब ध्यान दें, इतना कम टाइम लगता है ना इसको, इस प्रोसेस को इतना कम टाइम लगता है, 10⁻⁶ ऑर्डर का टाइम लगता है, 10⁻⁶, 10⁻⁸ ऑर्डर का। मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, यहाँ पता चला अरे अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, वापस कहाँ गया, नीचे। इसमें इतना कम टाइम लगा, ध्यान देना, बात बताओ, वरना ये लोगों को पता कैसे चला कम टाइम लगता है? लोगों को ऐसे पता चला, लोगों ने क्या किया, एक हाइड्रोजन का सैंपल लिया, मैंने इस कमरे में हाइड्रोजन भर दिया, समझना बिल्कुल आसान, शुद्ध प्योर, इसमें भर दिया हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल भर दिया या फिर एटम भर दिया, एच 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 घूम रहे हैं इस पूरे रूम में। अब मैंने इस रूम में फोटोन डाले, इस रूम में मैंने फोटोन डाले, तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है, एब्जॉर्ब कर गए, n = 2 में चले गए। लेकिन जो n = 2 से वापस n = 1 में आएंगे, वो फोटोन को क्या करेंगे, निकालेंगे, निकालेंगे ही नहीं निकालेंगे। या फिर जो n = 2 से ऊपर चले गए, जगह नहीं मिली, फिर से वो वहीं आ गए, वो भी क्या करेंगे, निकालेंगे। और मान लो हमारे पास इतना इंतजाम है कि निकले हुए फोटॉन्स को हम देख सकते हैं, मान लो निकले हुए तो हम इंतजाम कर सकते हैं, लगा दिए। मतलब फोटोन जब भी ऊपर से नीचे आएगा हमें पता चल जाएगा, क्यों, तो इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन निकालेगा, और फोटोन निकालेगा उसे हम पकड़ लेंगे, ऐसा मान लो हम पकड़ लेंगे भाई, हाँ। अब हुआ क्या, देखा क्या गया कि मैंने 10.2 का डाला फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ऊपर, मैंने 10.2 डाला फोटोन, लोगों ने ऐसा किया, ऐसा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला, डालना आसान है 10.2, ऐसी लाइट ही तो डालनी है कि वेवलेंथ इतनी, और क्या करना है उसको,
लाइट डालनी है जिसकी वेवलेंथ इतनी, तो लोगों ने फोटोन डाला 10.2 का, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, n=2 में चला गया। लेकिन उससे ज्यादा का डाला तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया। इलेक्ट्रॉन n=1 में घूम रहा था, तुमने 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, हाथ मार के भगा दिया। यही हुआ, मैं फोटोन 10.2 डाला, फटाक से ले लिया, 11 डाला, नहीं लिया। तो साइंटिस्ट लोगों ने कंक्लूजन बनाया कि कुछ ही फोटॉन्स एक्सेप्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, और वो कौन से फोटॉन्स हैं जो एक्सेप्ट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, जिनसे वो एक स्टेट से एग्जैक्टली दूसरे स्टेट में जा पाए। उसके अलावा तुम कोई भी फोटोन दे दो तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन का भेजा है क्या, इतना चूजी है क्या इलेक्ट्रॉन की, नहीं 10.2 ले लो, ऐसा कुछ है क्या? क्या हो रहा है फिर? अरे असंभव है ये चीज। इलेक्ट्रॉन कोई दिमाग वाला व्यक्ति थोड़ी है कि मैं ये ले लूंगा मैं ये नहीं लूंगा, पे एनर्जी गिरेगी, उसको कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को तुमने 10.2 दी, वो कैलकुलेटर लेके बैठा, अरे 10.2 आ गई, चलो ऊपर, 11 दी, ये तो 11 है, नहीं हो सकता ना ये। लेकिन ऐसा हो रहा था जब तुमने सैंपल को ऑब्जर्व किया, 10.2 दी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया, और तुमने 11 दी, ये कुछ नहीं, रिस्पॉन्ड ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे? साइंटिस्ट लोगों का कहना ऐसा था, ऐसा हो नहीं सकता कि रिस्पॉन्ड ही ना। ऐसा हुआ कि तुमने 11 दी ना, तो ये जाने की कोशिश तो यहीं तक करेगा 10.2, लेकिन उसको पता चला यहाँ नहीं रुक पाएगा क्योंकि इसके पास 11 है, और ऊपर थोड़ा जाएगा और यहाँ पहुंच नहीं पाएगा, तो बीच में कहीं रह जाएगा। फिर वापस उसको जगह नहीं मिली, अब बीच में ऑर्बिट ही नहीं है, वो ये सोचे तो वापस क्या करेगा, वो घूम के उसी स्टेट पे आ जाएगा। तो जब वो ऊपर गया 11 लेके और वापस आया, तो वापस आएगा तो 11 का ही फोटोन छोड़ेगा, 11 एनर्जी का ही। समझ में आ रहा है? ऊपर गया, एक फोटोन तुमने डाला 11 का, उसने वो फोटोन लिया, ऊपर गया, जब वो ऊपर से नीचे आ रहा है तब दोबारा 11 छोड़ दे रहा है, तो तुमको ऐसा लगेगा वो 11 का फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। समझना? और इस प्रक्रिया में 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻6 सेकेंड, इतना अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है, मतलब पलक भी नहीं झपक पाती, इतना कम टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉन गया आ गया, लेकिन इतना कम टाइम लगा कि तुम्हें लगेगा वहीं तो है। किसी चीज में इतना कम टाइम लग रहा है, कोई चीज तुम देख क्यों पा रहे हो, ऑब्जर्व क्यों कर पा रहे हो? 1/10 सेकेंड हमारी आंखों की पलक झपकने का टाइम, या फिर फोटोज का होता है ना, आंखों पे पढ़ाया होगा ना, हाँ ऑप्टिकल में पढ़ाएंगे। मतलब आंखों का ऐसा होता है ना कि तुम्हें पता है जो तुम्हारी टीवी चल रही है उसमें फोटोज ही मूव कर रहे हैं, है ना, लगातार कुछ नहीं है, एक फोटो अगला फोटो अगला फोटो अगला फोटो, बस उन फोटो के बीच में गैप इतना कम है, हमारे यहाँ के कैमरे की तरह है जिसने एक फोटो देखा, ठीक है, 1/10 सेकेंड तक वो उस फोटो को रखेगी, फिर वो हटा देगी, ऐसा कुछ मान लो, एक ऐसी स्क्रीन है, 1/10 सेकेंड। तो जब वो फोटो को हटा रही है तब तक अगर दूसरा फोटो आ गया तो मैं लगातार लगेगी, ऐसा लगेगा ना एक फिल्म टाइप की चल रही है। लेकिन अगर वो गैप हो गया 1/10 से, अगर वो गैप ज्यादा हो गया, तुमको ऐसा लगेगा फिल्म चली गई, फिर अब वो आ गई, रुकी लगेगी। ऐसा होता ही नहीं है, वो एग्जैक्टली वो टाइम रखते हैं। तुमको वो फोटोज क्या दिखे, कंटिन्यूस, तो मूवी कुछ नहीं है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फोटोज का क्या है, कलेक्शन है। तो ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने में तुमने फोटोन डाला 11 का, इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचा, इलेक्ट्रॉन देखा मैं यहाँ नहीं रुक सकता, यहाँ तो बहुत अनस्टेबल है, कुछ है ही नहीं, फटाक से इलेक्ट्रॉन क्या किया, नीचे आया, तो 11 का ही फोटोन उसने निकाल दिया, 11 का लिया और 11 का ही निकाल दिया, तो ऐसा लगा 11 नहीं लिया। क्या कैसे जा सकता है? 10.2 चाहिए, तुमने ज्यादा दे दी, बची हुई का क्या करेगा? अरे या तो इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब कर सकता है, या फोटोन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। ऐसा थोड़ी है टुकड़े कर करके आधे ले लेगा आधे फेंक देगा, क्या है ये? इलेक्ट्रॉन के पास फोटोन आया 11 वोल्ट का, अब इलेक्ट्रॉन एक काम करे, सेब की तरह थोड़ी है कि आया थोड़ा सा ऐसा काट दिया, हट 10.2 ले लिया, बाकी बचा फेंक दिया,
वो तो पूरा कंप्लीटली एक बार में अगर फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, क्वांटम रूल्स बताए थे मैंने, एक पॉइंट लिखवाया था, एक इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे एक ही फोटोन एब्जॉर्ब करेगा और कंप्लीटली करेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि कुछ हिस्सा उसका ले ले एनर्जी का, कुछ हिस्सा छोड़ दे। करेगा तो अगर उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया तो पूरे फोटोन की एनर्जी मिलेगी उसको, तो पूरे फोटोन की एनर्जी में यहाँ रह नहीं सकता। यहाँ रहने के लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 नहीं, -3.4। इसमें 10.2 जोड़ता हूं तो कितना बन जाता है? कहने का मतलब है तुमने 10.2 एग्जैक्ट दिया तो वो n=2 में पहुंचेगा। 10.2 से ज्यादा दिया, 11 दे दिया, तो वो नहीं पहुंचेगा, वो वापस वहीं आ जाएगा। तो प्रोसेस तो ऐसी हो रही है कि फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, फिर फोटोन वापस रिलीज हो गया, ऊपर जाता है तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे आता है तो फोटोन को क्या करता है? रिलीज करता है। तो फोटोन एब्जॉर्ब किया और रिलीज किया, और इसके बीच में इतना कम टाइम है कि ऐसा लगा कि फोटोन एब्जॉर्ब ही नहीं किया। समझ में आया? तो तुम्हें ऐसा लगेगा, तो लोगों को ऐसा लगेगा 10.2 का दिया एब्जॉर्ब हो गया, 11 का दिया एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। अरे वो हो रहा है, बस वो वापस आने का और आने का टाइम इतना कम है कि तुम्हें लगेगा नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है तुम, तो अगर देखो तुमने एग्जैक्ट इतनी एनर्जी दी कि वो किसी शेल तक पहुंच जाए, n=2, n=3, n=4, तो वो ले लेगा और उस शेल तक क्या करेगा? पहुंच जाएगा एक्साइट होके। लेकिन अगर तुमने वो एनर्जी दी कि एग्जैक्ट शेल के डिफरेंस के बराबर नहीं है, तब n=1 और n=3 का डिफरेंस कितना है बताओ? 12.09। अगर तुमने 12.09 दी तो वो n=3 में पहुंच जाएगा। लेकिन 12.09 से ज्यादा दी या कम दी थोड़ी बहुत, शेल के पास नहीं पहुंच पा रहा है, या तो ऊपर रह जा रहा है, नीचे रह जा रहा है, तो वो वापस ग्राउंड स्टेट में ही आएगा। और इतना कम समय होगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा वो गए ही नहीं, ना उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, कहीं गए ही नहीं, लेकिन वो गया है और लौट के आ गया है। चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए ऐसा हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने पैटर्न ये ऑब्जर्व किया कि ओनली डिस्क्रीट फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब्ड, सिर्फ कुछ ही फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? सिर्फ वही जो एक्साइट करा सकते हैं, n=2 में ले जाएं एग्जैक्टली, या n=3 में ले जाएं, या n= यानी फिक्स वैल्यू के फोटोन है जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं। n=1 से अगर n=2 में जाएगा तो कौन सा फोटोन एब्जॉर्ब होगा? 10.2 का। 1 से 3 में जाएगा तो 12.09 का। 1 से 4 के लिए भी निकाल सकते हैं। मतलब फिक्स वैल्यू के फोटॉन्स हैं तुम्हारे पास, सिर्फ वही एब्जॉर्ब होंगे, बाकी कोई एब्जॉर्ब कि नहीं जिला। अच्छा, मैं कुछ शब्द हैं जो केमिस्ट्री में तुमने और पढ़े होंगे, मैं एक बार रिवाइज करा देता। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, हाँ, मतलब कहने का मतलब हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है हाइड्रोजन में, n=1 में है सपोज ग्राउंड स्टेट में, बताओ कितनी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए? n=1 में उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? -13.6, z²/n² तो 1 1 हो गए। तो अगर तुम 13.6 दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, आयनाइजेशन हो जाएगा उसका, यही तो आयनाइजेशन है। अगर इलेक्ट्रॉन n=2 में होता तो 3.4, -3.4 एनर्जी उस पर पहले से ही है, +3.4 दे दो ताकि उसकी एनर्जी जीरो बन जाए। किसी भी चीज की एनर्जी जीरो हो गई वो एस्केप कर जाएगा, ग्रेविटेशन दे गया, वही तो हो रहा है। नेगेटिव एनर्जी थी, बाउंडेड था सिस्टम, पॉजिटिव एनर्जी दे दी 3.4 का, टोटल एनर्जी कितनी हो गई जुड़ के? जीरो, एस्केप कर जाएगा। एस्केप यानी आयनाइज हो गया, चल गया बाहर। जिला कि नहीं जिला? आयनाइजेशन समझ में आया? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये आयनाइजेशन वगैरह। अच्छा, सीरीज पढ़ी होंगी कुछ, लाइमन, बाल्मर, पेस्चन। लाइमन कब बोलते हैं? n=1, क्या 1? कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? एक बोलो कोई। चलो ये बताओ, मुझे तो ये बताओ, n=2 से n=1 में आ रहा है एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन,
वो फोटोन निकाल रहा है ना। एक n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है, 1 2 3 ऐसे लेवल से 1 में आ रहा है, एक 3 से 1 में आ रहा है। दोनों में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? जो फोटो, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ नहीं, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन की तो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, लेकिन जो फोटोन निकलता है उसकी तो वेवलेंथ होती है। इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आया तो उसने एक फोटोन निकाला, जब 3 से 1 में आया तब उसने कोई दूसरा फोटोन निकाला होगा। दोनों में कौन सा फोटोन है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है? जब 2 से 1 में आया तो एनर्जी डिफरेंस कम है, और जब 3 से 1 में आया तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो कहां से आ रहा है? इन्फिनिटी वाले शेल से कहां तक आएगा? 1 तक आएगा, यही तो होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। है अगर लॉन्गेस्ट पूछी जाए वेवलेंथ तो शॉर्टेस्ट लाइन, लॉन्गेस्ट ज्यादा है नहीं। तो सही रहेगा अगर हम क्वेश्चंस के थ्रू देखें अप्रोच। केमिस्ट्री जो भी हमने पढ़ी है वो सारी क्वेश्चंस के थ्रू। चलो, फोर मॉडल एनर्जी लेवल्स ये सब 18.2 से स्टार्ट हो जाओ। फोर मॉडल पे आ जाओ सब लोग, पेज नंबर 78। चलो टिक करो जल्दी। 18 पॉइंट, पेज नंबर निकालो 6, पेज नंबर 678 दे रहा हूं मैं, ये टिक कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 करना है बी, क्वेश्चन नंबर 9 करना है। फिर से, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है फोर मॉडल का तो केमिस्ट्री अच्छे से आती है और नहीं हो सकता, तो फिजिक्स का कोई रोल नहीं आती है तो। और केमिस्ट्री में तो और ज्यादा सिखाया होगा, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, पता नहीं क्या क्या, जो हमारे सिलेबस में बेसिक बोर मॉडल है सिर्फ। 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13, एक मिनट है, 13 नहीं करना है अभी, 14th, 15th, 16th, 16 करा दिया था ना, 18, 19, 20 करा दिया था, 21, नहीं 23 मत करना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम 4, 25, 26, अभी यही करो। हाँ, अब मैं बता देता हूँ लाइमन पाल्मर ये सब क्या था। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 में आया है और उसने फोटोन निकाला है, पक्का वो लाइमन सीरीज में आएगा। तो नाम दे दिया लाइमन सीरीज। सब साइंटिस्टों के मिला जुला था कि एक ने बोला कि मैं अपने नाम पे कुछ रख लेता हूँ, कि अगर n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी ऑर्बिट से तो कौन सी सीरीज होगी? 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, 5 से 1, इनफाइनाइट से 1। पामर सीरीज कौन सी होगी? ऑर्डर वाइज। n इक्वल टू 2 में गिरेगा अगर तो आ रहा है। चलो ट्राई करो फिर से। एटम चैप्टर के लिए हमें पूरा HCV पढ़नी है, पेज है पूरी, पेज पढ़ने ही पढ़ेंगे। उम्मीद है फोटो इलेक्ट्रिक तो पढ़ लिया होगा। जाओ शुरू।
ग्रेविटेशन पढ़ लेना, ग्रेविटेशन भी सिलेक्ट है ना, पढ़ोगे वही पढ़। अच्छा सिलेबस लिमिट कर दूं क्या, कुछ कर दे, तय कर देता है। ऑप्टिक्स मत, पहला ऑप्टिक्स मत। मैंने एंड में रेडिएशन पढ़ाया था एनसीईआरटी के लिए, वो मत पढ़ना। ठीक, क्या और बता, और क्या ही पढ़ाया था, सॉलिड्स पढ़ाया था ना हर सर, सॉलिड्स अगर पढ़ाया था तो वो मत, और सब कर लेना, सब कर लेना। और हर चैप्टर से हो सकता है, मैं कुछ क्या, थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पढ़ाया है, अभी पढ़ा दिया था क्या, थर्मो भी हटाओ, थर्मो भी हटा दिया। मतलब ओवरऑल तुम पे पूरी ट्वेल्थ है, पूरी ट्वेल्थ है तुम्हारे पास, और 11th की पूरी मैकेनिक्स है, और ग्रेविटेशन वगैरह भी है, और हीट ट्रांसफर वगैरह भी है, सब कुछ। अब तुम जानो। हाँ वही जो पढ़ाया है, जो नहीं पढ़ाया है वो क्यों देंगे यार टेस्ट में, वो पेपर पेपर तो बन गया, पहले ही बन गया, कल यही तो चल, पेपर रेडी है सब कुछ, मेंस लेवल के पेपर है, कोई कुछ टफ नहीं है, सब मेंस में जैसा आता है वैसा है। हाँ फुल पेपर में ही तो मजा आएगा, पता चलेगा किसको क्या आता है। वाह, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं, नहीं किए ना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाले नहीं करने, वैसे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस वाला फॉर्मूला केमिस्ट्री में बताया होगा, बताया तो उसमें भी होगा, जिससे बनाने हैं वो बना सकता है, नहीं है आना है आता है फिर भी नहीं। तो संडे को टेस्ट है इसीलिए नहीं बोल रहा, मंडे को पढ़ सकते हो तुम ये,
को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कहाँ से पढ़ना है? एक तो केमिस्ट्री का जो तुमने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी। ज्यादा देर मत स्पेंड करना उस पर, रिवाइज कर लेना। मेन तो हमें क्या करना है, सीवी से पढ़ लेना एटम, ठीक। और एनसीईआरटी, इनसे थ्योरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स नहीं लगाने हैं, सिर्फ थ्योरी रीड मारनी है। कोई भी अच्छा पॉइंट मिले डेटा वाला, मतलब 10⁻⁻ इतना सेकंड लगा यहाँ से यहाँ आने में, तो हम नहीं निकाल सकते, डार्क करके लिखा हो तो अपनी कॉपी में ले लें, क्या पता काम आ जाए। ये करना है। एटम वैसे तो इतना टफ नहीं आता। बन गए क्या? यार अब तो, अब देखा ये तुमने लास्ट वाला, डालो लास्ट। में आ रहे हो ना? काइनेमेटिक्स चल रहा है ना रिवीजन में? तब एरर चल रहा है, तो एरर तो बहुत कुछ चल रहा है ना, मतलब मेरे कहने का मतलब टॉपिक तो चल रहा होगा। एरर पढ़ लो, एरर का क्वेश्चन आएगा ना। ये मीन्स में एरर का क्वेश्चन, डायमेंशन एरर इनसे आते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पाई जाएगा। क्या हो गया? कौन कौन से क्वेश्चंस जो, कौन कौन से क्वेश्चंस जो कर सकते हैं घर के लिए मैं बता देता हूँ। हाँ, ये होमवर्क चाहो तो मंडे को कर सकते हैं अपन डिस्कशन, एक दिन ले लो यार। लेकिन करना क्या क्या है मैं ये बता देता हूँ। फिर से सिर्फ एक लेक्चर का बचा है, ये एक लेक्चर में ये सब खत्म हो जाएगा, फिर मैं इसका मॉड्यूल दूंगा।
अभी नहीं, वेव ऑप्टिक्स कराने के बाद, लेकिन अभी एक एक पीवाईक्यू ही करना है मेंस। फिर वेव ऑप्टिक्स के बाद इसका मॉड्यूल देंगे, पूरा मॉड्यूल नहीं देंगे, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने के लिए मॉडर्न में और अच्छा हो जाए एडवांस पॉइंट ऑफ। चलो इसमें यहाँ तक तो मैंने मार्क करा दिए थे, कुछ क्वेश्चंस और मार्क करो जो तुम कर सकते हो, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, सब बकवास क्वेश्चंस ही है। 27 कर लेना, बिल्कुल बेसिक बोर है। 28 रेडियस निकालनी है थर्ड ऑर्बिट की। 28, 29, 30, 31, find the ratio. हाँ 32, 33, 34, 35, 6, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, electron, 44, 45, 6, 46, 47, 48, 49 नहीं करना है, रिकॉइल स्पीड वाला नहीं करना है। हाँ चलो 49 पे स्टार बनाना ट्राई करना। रिकॉइल मतलब जानते हो ना सब, पीछे आना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पढ़ा होगा, गन रिकॉइल करती है, कोई भी चीज रिकॉइल करती है, वही लगना है एग्जैक्ट। देखते हैं वो इसमें कैसे लगाओगे तुम। 49 के बाद 50, नहीं कर पाओगे ये ना, करो। हाँ थोड़ा अगर देख देख रहे होगे तुम लोग, पता चलेगा जितना फोटो इलेक्ट्रिक से आने की संभावना है उतनी ही, और क्या पता उससे थोड़ी ज्यादा भी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आने की संभावना। इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है इसके क्वेश्चंस डायरेक्टली भी बन जाते हैं, हमने कुछ नहीं पढ़ा होता फिर भी हमको थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है कि n=1 की एनर्जी। खैर इसमें एक्सरे के भी मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो एक्सरे के क्वेश्चंस ट्राई ना करें क्योंकि एक्सरे सिलेबस में है नहीं हमारे। हाँ अगर एक्सरे सिलेबस में होता तो हमको ही फायदा होता, जो कि नहीं है। एक्सरे बहुत वैसा ही टॉपिक है जैसा फोटो, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक समझ में आ गया तो एक्सरे भी समझ में आ जाता है, रिवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो। अगर एक्सरे होता तो हमको और बेनिफिट मिलता क्योंकि फिर चांसेस और बढ़ते कि एक्सरे से क्वेश्चन आएगा। हटा दिया उन, क्या कर सकते। नहीं ये समझ में आ रही है, मार्क करा दिए क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या आ रहा है? 8 दिल्ली आ रहा है, 9th 10th आ रहा है, 11th आ गया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फॉर, अच्छा क्या होगी बार्मर के लिए शॉर्टेस्ट? बार्मर मतलब n=1, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी, n=इंफिनिटी से n=1। अच्छा बार्मर की बात करें, हाँ लाइमन के लिए बोला है उन्होंने नीचे वाले। हाँ 11 आ गया, 12 आ गया, 13 तो दिया नहीं है, 14 नहीं दिया था, आया नहीं होगा ऐसा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोजन, देखो बार्मर सीरीज में पहुंचाना है, n=1 में है, सोचो बार्मर सीरीज में कब आएगा? जब n=2 में गिरेगा इलेक्ट्रॉन। तो n=1 से पहले तुम्हें या तो 3 में पहुंचाना पड़ेगा, या 4 में पहुंचाना पड़ेगा, या 5 में पहुंचाना पड़ेगा, या 6 में कहीं भी पहुंचा दो,
फिर वहां से 2 पे लेके आओ। अब सोचो तुमने 1 से 3 में पहुंचाया, तब वो 3 से 2 में आएगा तो बार्मर की लाइन बनेगी। समझ में आ रहा है? पहले 1 से 3 में पहुंचाना पड़ेगा तुम्हें, और फिर वो जब 3 से 2 में आएगा फिर तो बार्मर लाइन बनेगी। तो 3 से 2 वाले की एनर्जी ज्यादा होती है या इन्फिनिटी से 2 वाले की एनर्जी? इन्फिनिटी से 2, तो इन्फिनिटी से 2 वाले की वेवलेंथ क्या होती होगी? कम होती होगी। तो क्या पूछा है, मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? तो मिनिमम एनर्जी तो सिंपल है, 1 से तुम इलेक्ट्रॉन को 3 में पहुंचा दो, फिर 3 से तो वो अपने आप ही 2 में आ जाएगा। 1 से 3 की एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहे, वही लिख देना। 15 है ना ये तो, 16 17 करा दिया था ना, 18 ये 18 नहीं हुआ। तो वेवलेंथ 18 बताना है, बता देते हैं फिर भी। फर्स्ट मेंबर ऑफ, ये तो बकवास है, केमिस्ट्री में तो पढ़ाते हैं ये सब। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन कौन सा होगा बताओ? पहला मेंबर क्या होगा लाइमन का? n इक्वल टू 2 7, अगला मेंबर लाइमन का 3 7, अगला 4 7। तो पहले मेंबर की वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा। सेकंड मेंबर कौन सा होगा लाइमन का? कंपेयर कर लो बस, आ जाएगा ये तो डायरेक्टली। 20 22 23 नहीं दिया है क्या? तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी दिया नहीं है। कर लिया गया? 24 25 26 हो जाएगा। कौन सी ट्रांजिशन में इतनी वेवलेंथ निकलेगी? अरे सिंपल सी बात है, जब तुम ए वाला देखोगे तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है, 12400 डिवाइड बाई 2.2 वेवलेंथ आ जाएगी सीधा ऐसे। सारी वेवलेंथ देख लो, होमवर्क दिया है वो करना है। फिर से एनसीईआरटी वगैरह जो मैं पढ़ने को बोल रहा हूँ बस सीरियसली लो, वरना बाद में दिक्कत होगी। थोड़ा जो कैजुअली बोल रहा हूँ उसको उतना कैजुअली लेना नहीं है। एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए जरूरी नहीं, से कुछ पॉइंट उठ के आ सकता है। थ्योरेटिकल आने का ज्यादा लोचा है, न्यूमेरिकल में लोचा नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, पेपर न्यूमेरिकल बनता है तो वो आसान बनता है फिजिक्स में, थ्योरी बना तो गए। थ्योरी में ही गलत होने के चांस है, क्योंकि तुम्हारा मन मानेगा नहीं मारे बिना। और वो 2 3 ऑप्शन दो तो मिनिमम ऐसे देंगे जो तुम्हें लगे सही है, वहां गलत होने के चांसेस ज्यादा। न्यूमेरिकल में अगर ऑप्शन मैच कर जाता है तो 80 70%। सब लोग अच्छे से रिवाइज करें कि इतने ज्यादा टॉपिक्स का टेस्ट पहली बार हो रहा है। कुछ कुछ अपना दिमाग लगाएं कि क्या रिवाइज कर सकते हैं, क्या सिर्फ कॉपी रिवाइज कर सकते हैं, लगाओ अपना भेजा। कौन कौन से कॉन्सेप्ट वीक है, जैसे तुमने चैप्टर उठाया हीट ट्रांसफर, तुम्हें हीट ट्रांसफर में लगा कि हमें कंडक्शन ठीक से नहीं आता, सिर्फ कंडक्शन पलट लिया। कैलोरीमेट्री ठीक से नहीं आती तो कैलोरीमेट्री पलट, समझ में आ रहा है? तो कुछ भी पलट लिया। रोटेशन में तुम्हें क्या नहीं आता? जैसे रोटेशन में बहुत कुछ नहीं आता, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे रोटेशन तुम्हें बहुत कुछ नहीं आता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है क्या? हाँ, तो सिर्फ वही देख लिया 5 10 मिनट में जो देख सकते हैं। दिमाग से काम लो ना, पूरा करना है, सब कुछ कोई नहीं पढ़ सकता। हाँ था, हाँ कहाँ तक आएगा? जहाँ तक पढ़ा देंगे वहां तक आएगा, टेस्ट में ही तो जहाँ तक पढ़ा दिया है। हाँ, और मॉडर्न के लिए तो मैं सच बात बताऊँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो पढ़ ही तो रहे हो। बनना होगा तो अभी बन जाएगा, पढ़ के एक्स्ट्रा क्या बना लोगे? बनना होगा तो वो इतने नॉलेज से बन जाएगा मॉडर्न में। पढ़ना ही है, पुराने कुछ टॉपिक्स उठाओ और वो टॉपिक उठाओ जो तुम रिवाइज करने के बाद शायद बना पाओ। जैसे रोटेशन नहीं आता तो मत उठाओ उसको, समय भी बर्बाद करेगा और कुछ दिलाएगा भी नहीं। और रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो वो रिवाइज करो, छोटी छोटी क्वेश्चंस आते हैं वो कर लो अगर करना है। पूरा नहीं करना है, मैक्सिमाइज करना है रिजल्ट। पूरा 100 नहीं लाने हैं हमें, तो ज्यादा लाने हैं, दूसरों से ज्यादा लाने हैं। रेस ये है।